स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन। डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया। डायमेंशन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का क्या भैया बताइए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, उसकी यूनिट जो है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबॉलिक के पावर के फॉर्म में, जो भी उसकी पावर हो यूनिट की, है ना। जैसे अगर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर क्या होगा, उसकी पावर होगी। ठीक है, ठीक, which to which base quantities are raised to express that quantity। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो यहाँ पर देखिए सेकंड की पावर मतलब क्या है, ये टाइम की पावर 2 है, तो ऊपर लेकर के आएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। तो देखो बेस क्वांटिटी क्या होती है, मास एंड टाइम, उनका सिंबल कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी, तो उनकी पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यही होता है डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाएं। इक्वेशन में बस थोड़ा सा चेंज है, ये यहां तक तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर मैंने इक्वेशन और फॉर्मूले में अंतर क्या होता है, जैसे एक टर्म होता है ना, दोनों टर्म आपके सामने अभी आपको पढ़ाया मैंने, तो मैंने उसमें बोला वर्ड यूज किया डायमेंशनल फॉर्मूला और बोला डायमेंशनल इक्वेशन। वैसे बात तो एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जब फॉर्मूला बात करते हैं तो वहां पर मैंने मुझसे किसी ने पूछा कि फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो मैंने mlt-2 लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो मुझे एक लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और एक राइट हैंड साइड चाहिए, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा फोर्स। तो ये इस फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, ये दिखाने के लिए कि मैंने फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखा। इक्वेशन में इक्वल टू होता है, इक्वेशन में इक्वल टू होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखो, तो आप उसका सिंबल लिखोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसका डायमेंशन m0 L1 T1 -1 डर क्यों रहा है यार, मतलब इतना वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ की पावर 1 होगी और t की पावर -1, और m है नहीं तो m एब्सेंट तो पावर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो खुद से आप यूनिट लिख करके बना सकते हैं, कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो अभी जो मैंने लिखा है इसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या हो गया, डायमेंशनल। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएं, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमें कोई भी डायमेंशन एनालिसिस करनी होगी या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो उस केस में हमें डायमेंशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे पिछला जो तुमने किया था, जो भी मैंने एक क्वेश्चन सिंपली दिया था, t जो था 2π/L/g। ठीक है, तो वहां पर तुमने क्या किया होगा, वहां पर तुमने एक LHS रहा होगा और एक RHS। तो LHS में आपको पता है t लिखा है, तो t का डायमेंशन आपको पता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है तो t ही होगा। और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या करा, प्रूव करा 2π डायमेंशनलेस होता है, कोई भी नंबर डायमेंशन होता नहीं उसका, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है ना। ठीक है, उसके बाद जब आता है अंडर रूट के अंदर क्या था, L था, L मतलब लेंथ हो गया और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि रूट के अंदर था। तो रूट का मतलब है कि होल पावर 1/2। ठीक है, तो L की पावर 1/2 हो गया और G की पावर 1/2 हो गया, जो कि सॉल्व करने लायक बिल्कुल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो करें आगे, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा अभी हम समझाएंगे। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे जो डायमेंशन पढ़ते हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक क्वेश्चन पूछ दे क्या, एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम लोग, अभी इसको करना टाइम है, इसको कर ले। एक क्वेश्चन छोटा सा बना रहे, आपके सामने बना रहे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, या लिखिए मत, ऐसे ही डायरेक्टली करिए, है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मैंने कहा कि 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम में, डाइन में। मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया क्यों, आपको फिल करना। ठीक है, तो आप क्या करो, कन्वर्जन फैक्टर वाला दिमाग लगाओगे। मैंने कहा 1 न्यूटन है, उसको आप डाइन में कन्वर्ट करो। तो डाइन में कन्वर्ट करने के लिए कितना नंबर यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, वो n की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको n1 दे दिया, u1 दे दिया और u2 दे दिया, लेकिन n2 नहीं दिया। इसके लिए फॉर्मूला आपको बना करके सिखाया था मैंने, तो आप यूज करके सॉल्व करिए। और डायमेंशन आपको यूज करके सॉल्व करना है, और मजे की बात डायमेंशन से कर सकते हैं। डाइन अगर हम जानते हैं, न्यूटन को क्या और लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और डाइन भी क्या है, सीजीएस में है। सीजीएस में अगर लिखना होगा तो किलोग्राम बन जाएगा, ग्राम मीटर बन जाएगा, और ये बन जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा, है ना।
तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, यहाँ पर N2 लिख दो क्या, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन डिवाइड बाई, यही तो आएगा, है ना। और अगर हम इसको चाहें तो इजीली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्म में लिखना चाहें, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, मास लेंथ टाइम की पावर माइनस, है ना। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि 1 तो बाहर है, नंबर एज इट इज छोड़ दो, तो जाएगा m1 l1 और t1 की पावर माइनस। ये m1 l1 क्यों लिखा मैंने, कि भैया पहले सिस्टम में जो मास का यूनिट रहा होगा उससे m1 लिखा, दोनों सेम नहीं हो सकते ना। अरे यार किलोग्राम और ग्राम कभी सेम होता है क्या, नहीं होता ना। अच्छा फिर नीचे क्या लिखना पड़ेगा, m2 l2 और t2 की पावर, डायमेंशन लेकिन सेम रहेगा, बस इनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी मास लेंथ टाइम की, समझ में आ रहा है। अच्छा इसके बाद हम इसी यहां पहुंचेंगे, घूम के हम वहीं पहुंचेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो मास है उसको मास से डिवाइड कर दिया, तो यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं, क्या मैं पूरा यूज कर लूं, क्या पूरा यूज कर लूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहां से तो मैंने क्या कहा, ये N2 निकालना है मुझे, तो यहाँ क्या जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा बेटे, है ना। तो यहाँ m1 ऊपर है और नीचे क्या आ गया m2, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1, फिर हो जाएगा l1 अपॉन l2, होल पावर कितनी हो जाएगी 1, और फिर यहाँ क्या जाएगा t1 अपॉन होल पावर कितनी हो जाएगी माइनस, कोई दिक्कत, सिंपल डिवीजन है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन थे, ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में, तो अलग अलग करके मैंने रेशियो बना दिया। ओके अब इनकी यूनिट पुट कर दो, 1 इंटू m1 क्या है भैया किलोग्राम में, नीचे क्या है ग्राम में, तो अगर मैं उसको ऊपर चाहूं तो लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, गलत किया मैंने कुछ, नीचे वाला तो ग्राम में ही था ना। ओके पावर जितनी उतनी रहने दो, लेंथ ऊपर कितनी थी भैया मीटर में, और नीचे क्या है सेंटीमीटर में, तो नीचे पहले लिख दो सेंटीमीटर, देखो शायद अगर समझ नहीं आ, न्यूटन यानी SI में जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, कितने 100, यहां पर आ गया 100 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। और होल पावर कितनी है, जितनी पावर थी उतनी लिख देंगे, अभी एक बचा हुआ। फिर यहाँ क्या है, टाइम t1 किस में है सेकंड में, नीचे भी क्या है सेकंड में, पावर कितनी होगी, क्या कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका पार्ट खत्म, 1 की पावर कुछ भी होती है आंसर क्या आता है 1 ही आता है। ओके तो मतलब सॉल्व क्या करना है, सॉल्व सिर्फ यही करना है कि नहीं, और आंसर कितना आ गया, देखिए ये 1000 है, मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और मल्टीप्लिकेशन कितना है 100, 100 को क्या 10 की पावर 2, और कितना है ये 10 की पावर, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो कन्वर्जन फैक्टर कितना है 10 की पावर 5, यानी कि अब वैल्यू पुट करो, कैसे अभी सिखाया था, n1 u1 कहां गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 u1 ये n2 लिखा ही हुआ है, ये u2, ठीक है सब कुछ सही है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग 10 की पावर 5, तो हमारा आंसर कितना होगा 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5, क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 5, ये हमने आंसर यहां पर, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो हम डायमेंशन का इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हैं, समझ में आया। डायमेंशन ने क्या करा, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी कर दी, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो रही होगी वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा और बेटर आइडिया लग गया, ठीक है आगे बढ़ जाएं, सबको आ रहा है ना भैया। ओके चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन, अब पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है आपका, अनायता बेटा आपको समझ में आ रहा है ना, चैट में मुझे एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, ठीक है ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपको प्रॉपर्टी है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। क्या अभी मैंने वही सेम चीज किया कि नहीं किया, यही तो करके दिखाया। तो आपको अच्छे से सिखाया मैंने कि n1 u1, देखो मेरा स्टार्टिंग में दिया हुआ ज्ञान ही कितना काम आ रहा है, बार बार हम लोग एक ही चीज यूज कर रहे हैं, कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्या। तो बस हेडिंग पढ़ो, आपको आंसर पता है कि हमने अभी ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया, बिना पढ़े कर लिया, ठीक है। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसको। तो अगर हमें जो भी अननोन है, तो हमने बोला कि n2 इज अननोन,
N2 इज अननोन, तो सीधे फॉर्मूला बना लेंगे N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई U1 अपॉन, ठीक है, ये हमारा परमानेंट एक फॉर्मूला बन के, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना दिखता है, ठीक है। और अब मैं इसको और फर्दर थोड़ा सा बेटर करने जा रहा हूं। इसी N2 को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहां लिखेंगे M1 अपॉन M2। M1 M2 में कोई किसी कंफ्यूजन तो पूछ लो। M1 M2 कहने का मतलब क्या है कि पहली वाली जो क्वांटिटी यूनिट है और दूसरी वाली यूनिट अलग अलग होगी, तो क्लियर है कि जो मास होगा उसकी वैल्यू उसमें जो होगी वो अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होगी। जैसे मान लो किलोग्राम में है और इसमें ग्राम में है, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, उनका नंबर अलग अलग होगा ना, इसीलिए उसको M1 M2 से डिनोट करते हैं। अब वहां पर A लिख दिया मैंने। A क्यों लिखा, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, A कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया L1 अपॉन, और फिर यहां जाएगा T1 अपॉन, हो जाएगा C। ये आपका परमानेंट फॉर्मूला बन के, हम लोगों ने यही सेम फॉर्मूला यूज किया है पीछे, ठीक है। तो पहले मैंने न्यूमेरिकल के अनजाने में आपको न्यूमेरिकल करा दिया और फिर आपको कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, क्या मैं ये लिखवा दूं क्या, M1 क्या होता है, L1 क्या होता है, किसी कंफ्यूजन भूल जाना तो वीडियो देख लेना भैया, क्योंकि नोट्स में अगर ये मेंशन नहीं करूंगा तो आपको वीडियो पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। भूल जाते हैं कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करा दिया, और करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो ना, ऐसे कर लो, कोई भी तुम बताओ क्वांटिटी, उसी कर देते हैं, हाँ जूल को अर्ग में कर लो, ये भी ठीक कह रहा है, वर्क है ना, ये कह रहा है कि जूल है उसको आप 1 जूल को ही कर दो, है ना, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट। अर्ग क्या होता है, सीजीएस में होता है, ठीक है। इस सबसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं, जिसको फॉर्मूला आता है उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। हम बताएं, हमें कभी कोई वैल्यू याद नहीं रहती ना, याद करेंगे, जरूरत ही नहीं याद करने की। देखो क्यों याद करें भैया, वर्ग का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस से डिनोट करते हैं, आप एस से सेकंड भी करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसको डी लिख देता हूं, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, यही न्यूटन मीटर जूल बन जाता है, यही तो होगा ना। और डायमेंशन क्या बनेगा, अब एक एल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो mL2t माइनस, बाकी तो फोर्स वाला ही है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं। अब इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, न्यूटन को कन्वर्ट करना सबको आता है। अगर हम सीजीएस में लिखेंगे तो न्यूटन बन जाएगा डाइन, है ना, और मल्टीप्लिकेशन क्या जाएगा, सेंटीमीटर। देखो इसको बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर चुके हो। डाइन को अगर हमें लिखना होगा तो न्यूटन को हटाएंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब मीटर को हटाओगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 10 की पावर 7 हो गया, आंसर निकल गया, 10 की पावर 7 हो गया, है कि नहीं। लेकिन अभी करेंगे अपन पूरा एक्टिविटी करेंगे, इससे करेंगे, है ना, कोई बात नहीं, हम लोग को आता है लेकिन फिर भी करेंगे। तो यही वाली एक्टिविटी फिर से, तो हमारा तो 1 जूल ही था ना, N1 कितना है पहचानो, अगर नहीं आता किसी को तो ऐसे लिख लिया करो, आदत बना दो ये सब चीजें, ठीक है। जब आदत बनाओगे तभी सीखोगे, ठीक है। U2 कहाँ किसका है भैया, अर्ग अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो वर्क तो पहचान सकते हो, वर्क का फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो मैंने सीजीएस में यहाँ पे यूनिट लिख के दिखाया कि नहीं दिखाया आपको, 2.5 सेंटीमीटर, तो अर्ग को हटा करके 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर किसका हो गया, जूल को हटा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अब यहाँ देखिए, तो N2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, N1 कितना देखो ध्यान से 1 है, 1 लिख देंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला मिलाते रहना, वैसे ही करूंगा मैं, ठीक। फिर आ जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक। तो M1 क्या है भैया, चलो अब ऐसे ही कर देते, क्या डायमेंशन क्या होता है, पावर कितनी होगी 1, डायमेंशन लिखा है बगल में, ठीक है। अब इसको कोई भूलेगा तो गलत बात है। L1 अपॉन L2 करेंगे तो डायमेंशन कितना हो जाएगा 2, और T1 अपॉन T2 करेंगे तो कितना आएगा बेटे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं, कंप्लीट करेंगे, आप लोग करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, हम तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप भी करिए, थोड़ा ट्राई करिए, ये तो करवा दिया है तो चलो इसी में कर दिया, ये हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी, ये हम लोग ने कर लिया, ठीक है। तो अब यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ये N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब बताओ मुझे, अब याद रखना आराम से, M1 किस में था, SI में था, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको जूल को भी कन्वर्ट करने नहीं आता, उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। जिसको आगे अच्छी बात है,
कभी कभी भूल जाते हैं ना हम लोग, डायमेंशन तो याद रहेगा ना। तो एसआई, अगर देखो पहले जूल किसका होता है, एसआई का होता है, आर किसका होता है, इतना तो याद रखना चाहिए आपको, सीजीएस, ठीक है। तो मास क्या होता है भैया, एसआई में किलोग्राम, और हमारे पास नीचे जो है वो किसमें है, ग्राम। तो अगर यूनिट को हटाना है तो किलो, जो बड़ा दिल वाला होगा वही तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो क्या कहेगा 1000 ग्राम बना दो हमको, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर बगल में इसके पास जाएंगे, लेंथ, लेंथ कितने में, किसमें होता है एसआई में, मीटर, नीचे क्या पड़ा हुआ है, सेंटीमीटर, तो मीटर किसमें कर देंगे, ये सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पावर कितनी होती है, ठीक है। और इसके बाद इधर तो कुछ करना ही नहीं होता यार, ये भी सेकेंड और ये भी सेकेंड। तो हम तुम्हें एक और ट्रिक सिखा देते हैं अभी के अभी, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कोई नया सिस्टम है, मैंने क्या बोला, नया सिस्टम है, तब तक एक टाइम वाले को सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट करना मत। 99.99% क्वेश्चन में तुम गलत नहीं होगे। लेकिन अगर मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा एक नया सिस्टम है, ठीक है, और मेरे सिस्टम में समय घंटे में चलता है, तो उसमें ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि समय वाला तो अभी आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं बार बार, नहीं तो आगे करेंगे नहीं, क्योंकि समय सब में सेकंड में ही होता है, और सेकंड में होता है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें सिर्फ 2 ही करना होगा, इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। चलिए देखिए, तो 1000 इंटू 100 की पावर 2, मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, है ना, यानी कि 10 की पावर 4 लिख दें, या तो पहले ऐसे लिख के उसके बाद देखो कितना जाएगा, 4 और 3 कितना होता है, क्या मैंने ऐसे ही बताया था, ये आंसर पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, तो आपको मिल गया n2 = 10 की पावर 7। तो हम कह सकते हैं 1 जूल = 10 to the power 7। ये भी आपने खुद से करके देख, चलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, हम लोग को एक चीज आ गई, अब आगे बढ़े, चलो। अब जो दूसरा वाला है वो भी पहले ही करा दिया, कौन सा, इक्वेशन को चेक करने वाला, डायमेंशनल करेक्टनेस वाला, ठीक है। तो देखिए, तो अब दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, जो कि आपने अनजाने में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर भी करेंगे एक बार, तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो इसको अगर इस्तेमाल करना है तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसको करना है तो हमें जानकारी होनी चाहिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख के दिखाता हूं, मैंने कहा वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखता हूं आपके लिए, तो यहां आ जाएगा m0 L1 t-1, यही तो होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला देखो कैसे यहां पहुंच के आएंगे अभी, ठीक है, मैंने लिखा सिर्फ आपके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इक्वेशन को कहा गया है कि हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन की बात करनी है, तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर ये सही इक्वेशन होगा तो इसका डायमेंशन भी क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ये जो है L की पावर 1 और नीचे t है, t की पावर नीचे 1 रहेगी, जब ऊपर लेके आएंगे तो बन जाएगा LT की पावर -1, और जो एब्सेंट है उसको आप, जो एब्सेंट है उसकी पावर क्या होती है, 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 मतलब वो 1 है, और 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उससे कोई फर्क। तो ये देखो हमने यहाँ से चेक कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया। और ये आपका एक तरीका हो गया, और यूनिट से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, यूनिट से भी मीटर पर सेकंड करके भी आप चेक कर सकते हो। कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करो, ठीक है। इससे बेहतर क्वेश्चन अगला है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। और इसका जो बेसिस है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये यूज करते हैं। अभी तो मैंने देखो चीटिंग करी तुम्हारे साथ, चीटिंग क्या करी, हमने सिर्फ ऐसा एक फॉर्मूला लिखा जिसमें सिर्फ एक ही आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में था, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता तो कैसे करते। तो वहां ये जानना जरूरी है कि ये कहता क्या होमोजेनिटी, ये बस इतनी सी बात कहता है कि LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर एक ही टर्म है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो टर्म कितना एक ही है, देखो एक इधर है और एक इधर,
टर्म क्या होता है, अगर बीच में प्लस लगाकर कुछ लिख दूंगा मैं तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जितने भी टर्म होंगे उन सब का डायमेंशन भी वही होना चाहिए जो आपका एलएचएस का डायमेंशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे रिलेशन का जो भी ये कंसेप्ट है उसका आधार ये, ठीक है। तो एक फटाफट करके चेक करते हैं, S इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छे से पता है S का जो डायमेंशन होगा वही यूटी का डायमेंशन होना चाहिए और वही हाफ यूटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये सही हुआ तभी ये इक्वेशन सही माना जाएगा, नहीं तो आज तक हम लोग गलत पढ़ते आए हैं। चेक करो, चलो करते हैं। ये क्या है? L क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? L यूटी का करो, करो तुम लोग करो, फिर हम करते हैं। यूटी देखिए ध्यान से, यू क्या होता है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, मतलब याद हो गया होगा एल टी माइनस वन, क्या हो जाएगा? मीटर हो गया लेंथ और पर सेकंड है, सेकंड ऊपर आएगा तो पावर क्या होगी? माइनस वन। तो माइनस समझ आएगी, टी की पावर क्या होगी बेटे? माइनस वन, ब्रैकेट बंद, ठीक। बाहर क्या है? टाइम, टाइम क्या होता है? टी की पावर प्लस वन, कोई दिक्कत? प्लस किसी भी नंबर का डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा? हाँ होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर मतलब लेंथ हो गया, और पर सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस टू लेके आएगा, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस, और बाहर क्या है? टी स्क्वायर, मतलब टाइम की पावर टू। गलत है क्या? अब देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन में सेम क्वांटिटी हो उसकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। अब माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा? जीरो, तो टी तो गायब हो गया। माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा यहाँ भी एल बचेगा, यहाँ भी एल बचेगा। तो क्या होमोजेनिटी प्रिंसिपल काम किया या नहीं किया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या सबका डायमेंशन एल आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। यही होता है डायमेंशन एनालिसिस। ओके, आगे बढ़े, इसको कंप्लीट करिए, मैंने छोड़ दिया है, इसको कंप्लीट करके आखिरी लाइन लिखिए। यहां से आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर टी की पावर माइनस वन प्लस वन करके इसे जीरो करेंगे, और उसके बाद एक स्टेप पूरा खत्म करो। देखिए इसीलिए होता है ना, सुनने में सब आसान लगता है लेकिन करने में सब कठिन हो जाता है ना। एल, ठीक है, आप ब्रैकेट खोल रहे हैं, टी की पावर माइनस वन था और मल्टीप्लिकेशन में टी की पावर प्लस वन, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला है यार, कितनी बार तुम लोगों को पढ़ा, ठीक है। और इधर क्या है? प्लस एल टी की पावर माइनस टू था और बाहर क्या था? टी की पावर, देखो एक्स की पावर एम हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, पावर ऐड हो गई, जाएगा एल टी की पावर माइनस वन प्लस, जाएगा एल की पावर टी की पावर माइनस टू प्लस, ठीक। पूरा स्टेप लिखने की आदत होनी चाहिए आपको। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब आप इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट करिएगा। और टी की पावर जीरो क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। अंत में लिखोगे, ये एरो हटाओ, इक्वल टू लगाओ, इधर भी एल, इधर भी एल और इधर भी, तब जाके इतना करना। अब ये चीजें दिमाग में हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से करना है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। एक एक स्टेप देखो, उसको जाके रिवाइज करना, ठीक है। हो गया? सबको आ रहा है? चले आगे बढ़े, शायद, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो ये चेक करके दिखाओ। इसमें भी सेम करना है हम लोग को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो टी का यहाँ हो जाएगा आपका टी, और 2 पाई का क्या होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। और अंडर रूट है तो क्या लिखना पड़ेगा? एल अपॉन, इसका क्या लिखेंगे? एल टी माइनस टू, इसकी होल पावर कितनी है? ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या जाएगा? एल की पावर 1/2 और नीचे क्या आएगा?
एल की पावर 1/2 और टी की पावर -2 इंटू, यही तो आएगा। ठीक है, अभी पता ही है आपको 2 1 जा 2 होता है और टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो, ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर क्या था, तो कहेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी करो बेटा, खुद से करो ना, इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक जितना पढ़ा हम लोग में उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही। इसमें क्या होगा ना, इसमें आप लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा, कुछ भी दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही यूज करेंगे, एक ही प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। याद रखना वो क्या कहता है कि एलएचएस का जो भी डायमेंशन होगा वो आरएचएस में जितने भी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है तो उसका डायमेंशन, या फिर जितने भी टर्म्स हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी कोई भी रिलेशन सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसको रट जाओ। ठीक है, 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको रट जाइए। ठीक है, सीधे क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो एक क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देना, हेडिंग नीचे सीधे एक क्वेश्चन लिखना। ठीक है, हेडिंग लिख लो सब लोग। ठीक, चलिए, इट इज नोन दैट, ये लिखवा दी, लिख लो चलो, एक लाइन लिख लो, लिखिए, यूजिंग द, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, new relation among physical quantity can be derived. New relation among physical quantity can be if the dependent quantities are known. If the dependent quantities are, ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो, क्या भी मोहित आ रहा है, आगे बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन देखो, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जानते ही है, अरे मून तो जानते ही होगे, चंदा मामा बचपन से देख रहे हैं, वो क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है, जो भी हमारे ग्रह का क्या भ्रमण कर रहा है ना, वही तो हो गया सैटेलाइट हमारे लिए। तो चंद्रमा तो बचपन से कर रहा है, देख ही रहे होगे, ये तुम्हारे आने की बात कर रहा है, पहले से कर रहा है, पहले से कर रहा था, हम लोग बाद में आए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, किस पर निर्भर करता है, जो धरती माता बल लगाती है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर, और किसके ऊपर बताइए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द सर्कुलर, तीन चीजों पर निर्भर करता है। क्या बोला, बोला मास अर्थ का और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और रेडियस, इस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम। तो हमें ये नहीं पता कि ये किस प्रकार से लिखा है, डिवीजन में लिखा रहेगा कि न्यूमरेटर में लिखा रहेगा, ये नहीं पता। तो हम शुरू कैसे करेंगे, हम कहेंगे यार अगर डिवीजन में होगा तो पावर -1 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम ए बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम इक्वल टू क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें एक चीज सिखाई गई थी कि कोई भी नंबर होता है उसका डायमेंशन पॉसिबल है नहीं, जिसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है उसको हम कैसे जस्टिफाई कर देंगे,
है ना। तो याद रखना, एक लिमिटेशन यही सिखा दिया मैंने कि कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तुम, सिर्फ क्या कह सकते हो, कौन किस पर निर्भर करता है ये पता कर सकते हो, या उनके पीछे क्या रिलेशन है ये पता कर सकते हो, लेकिन कोई तुम फॉर्मूला नहीं बना सकते। इवन जो तुमने ये वाला भी फॉर्मूला लिखा था ना, d = 2 पाई √L/G, ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, ये भी तुम नहीं बना सकते हो। तुम सिर्फ क्या कर लोगे मैक्सिमम, बस ये बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लिमिटेशन होती है डायमेंशन की। तो सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई इसमें क्या लिखवाया मैंने, पढ़ो इसको। कह रहे हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ही हम कोई संबंध निकाल सकते हैं। और उसके बाद आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इफ का मतलब ये तभी पॉसिबल है जब डिपेंडेंट वेरिएबल या क्वांटिटी के बारे में हमको पता हो। इस सवाल को हम तभी सॉल्व कर पाए जब हमको पहले से पता था कि जो ये रिवोल्यूशन ऑफ टाइम है सैटेलाइट का, वो किस पे डिपेंड है ना, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, कॉमा देके मास ऑफ अर्थ, कॉमा देके रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता तो हम कोई बना पाते, नहीं बना पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है ये भी हमें आना चाहिए। अब दूसरी बात, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, हो गया और टाइम वेस्ट हो गया। होमोजेनिटी क्या कहता है, कहता है कि जो भी आपका एलएचएस का डायमेंशन होगा वही आरएचएस का कितने भी टर्म तो एक ही है ना, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए डायमेंशन क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टी। क्या हमको मास का डायमेंशन नहीं पता, पता है ना? क्या हम जी का डायमेंशन नहीं निकाल लेंगे? जिसको याद नहीं है उसके लिए डरा मत, क्या करो 9th 10th की पढ़ाई अच्छे से कर लो बस। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1, ठीक है भैया, और जी का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, इसको भी। समझ में आया कि नहीं आया? बल का सबको पता है, ठीक है। तो जी बराबर क्या आ गया, एफ गुणे, क्या भाई दिक्कत है क्या? क्या हमें इसका डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगी? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो कुछ भी रट के कुछ नहीं पॉसिबल है, याद रखो। 9th 10th रटना आसान है क्योंकि वो बहुत कम कंटेंट था, लेकिन 11th 12th रटना आसान नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे बेस अच्छे रहेंगे, ये हमने 9th में पढ़ा था, वही हमने इस्तेमाल किया। तो फॉर्मूले के साथ खेलना सीखो कि कभी भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। हमने सिर्फ आपके सामने फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना। अब इससे आपकी यूनिट निकल जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम गुणे किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। सही है कि नहीं है? तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो बस कर लो। तो सॉल्व करने का प्रोसेस वही सिंपल, ये हो गया डायमेंशन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम पावर अभी नहीं जानते तो हम क्या लिखेंगे, अंदर जो डायमेंशन है, डायमेंशन तो एम ही होगा, एम की पावर ए। जी में हमें नहीं पता, अभी देखेंगे, पहले हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन तुम्हारे सामने निकाल लो। तो एफ का क्या हो जाएगा बेटे, एम एल टी माइनस, गलत किया गया मैंने कुछ नहीं, क्या आर का डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना भाई साहब? क्या मैं सबको मिटा दूं, एक्स्ट्रा जो है जगह हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, मास का किलोग्राम ही तो होता है ना भैया, और ये भी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, किलोग्राम गुणे किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। अरे जब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो एक ही यूनिट लेंगे कि अलग अलग ले लेंगे, एक ही लेंगे, ठीक है। ये तो सिली मिस्टेक है, मैं जानता हूँ इसलिए बोल देता हूँ, ठीक है। ये सब हुई है पहले मेरे साथ, ठीक। कुछ लोग ऐसे विद्वान होते हैं, सर 1 किलोग्राम में लेंगे 1 ग्राम में ले लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा विद्वान लोग होते हैं। अब ये m2 है, ऊपर आएगा तो -2 लेके आएगा। अब ये -2 लेकर के आ रहा है, यहाँ बेचारा +1 है, 1 - 2 होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m की पावर, कर दे पूरा सॉल्व, खुशी कर लेंगे, कैसे बोले हाँ, क्यों विकास बताओ, करेगी छोड़ दे? पहले हाँ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, ना बोलेंगे तो फंस जाएंगे, छोड़ो जाने दो है। देखो m की पावर -2 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में तो लिख सकता हूँ ना भैया मैं, ठीक है। m को m के साथ रख दिया, ठीक, l को l के साथ रख दो, l एक अकेला और एक यहाँ स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे l क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लो भैया यहाँ पर l का क्यूब, t अकेला था तो उसको कुछ होगा नहीं, तो t एज इट इज t की पावर -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक ही फॉर्मूला है, कहाँ गया भैया ये? तो इसके ऊपर तो हमारा कॉपीराइट होना चाहिए, इतनी बार इस्तेमाल किया हमने पढ़ाने में इसको, ठीक है। पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो 1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस, तो डायमेंशन क्या बन के आया, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर। अब हमें अगर याद होता तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं याद है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं।
लो भैया, अब इसकी होल पावर कितनी है b, लिख दो ऐसे। ठीक है, अब मैं ये हटा रहा हूँ, इसको लिखना, लिख लो, हमें जगह चाहिए। ठीक है, r क्या है, लेंथ, इसको तो मिटा ही सकते हैं। ठीक है, r क्या है, लेंथ, तो लेंथ की पावर कितनी हो गई, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये t की पावर 1 लिखूंगा। ठीक, अब देखना ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इधर क्या लिख सकता हूं, m एब्सेंट था तो m की पावर 0 लिख दूं, l एब्सेंट है तो m की पावर, और t है तो t की पावर, कोई दिक्कत हुई क्या? अब इधर देखो, मैंने बस तुमसे ये कहा कि m को m के साथ, l को l के साथ और t को t के साथ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक प्रॉब्लम है सर, ब्रैकेट के बाहर है पावर, तो एक और फॉर्मूला तो पढ़ा है, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब b अंदर आएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब देखो m की पावर क्या हो जाएगी e, और इधर क्या जाएगी माइनस p, तो इसको m को m के साथ, इसको अलग कर लो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? फिर l को l के साथ, l a में है क्या, नहीं, c में है क्या, c में है क्या, है। ठीक है, और यहाँ पर 3b तो जाएगा l की पावर 3b और इंटू l की पावर, ठीक, बचा सिर्फ t, और t क्या हो जाएगी, मिटा दे क्या, ठीक है, t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर -2 इंटू b करेंगे तो माइनस, कोई दिक्कत हुई क्या अभी तक, बताइएगा? अरे टाइम हो गया यार, चलो ये आखिरी है। ठीक है, छोड़ देंगे इसके बाद। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फिर से पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी, वहां तो अकेला है भावनाओं बह जाते हैं, हाँ बोलने लगते हैं, तब ध्यान से। ये हो जाएगा a माइनस b, ठीक, और ये क्या है 3b प्लस c, और ये क्या बेटे माइनस। अब मेरी बात सुनो, जो पावर t की यहां होगी वही पावर यहां होगी कि नहीं होगी, जो यहाँ l की होगी वही इधर होगी कि नहीं होगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी कि नहीं होगी। तो कंपैरिजन वाला चीज आपको आता है, नहीं आता तो सीख, जैसा सिखाया वैसे। तो अब कंपेयर करो, a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। कौन है बोल रहा है बाबा, पावर है, ये पावर है तो पावर से ही तो कंपेयर करेंगे। 3b प्लस c माइनस 2b, तो देखो बोलो जरा मेरे साथ साथ, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, फिर 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1। तो एक काम, b की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, -1/2, देखना वही पुट करेंगे जहां है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, यहां से क्या निकल के आता है, a बराबर b, तो मतलब कितना आ गया, a और b की वैल्यू ज्ञात हो गई, हो गया कि नहीं हो गया, a और b की वैल्यू, बचा c, कोई बात नहीं, यहां पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एरो जिसके सामने उसको वही सॉल्व करना है। ठीक है, घर पे जाके भूलना हो जाएगा -3/2 प्लस c बराबर 0, और इसको जब फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा, c बराबर 3/, कोई दिक्कत? फिर से देख लो, b की वैल्यू -1/2, ठीक, 3 इंटू -1/2 करेंगे, -3/2 आएगा कि नहीं आएगा, और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, c बराबर 3/2, कोई दिक्कत? क्या यहां पुट कर दे, ये कितना था, ये कितना था, और सी कितना था, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर, ये हो गया, ये तुम्हारा आंसर। सीखे कुछ कि नहीं सीखे? ठीक है, ओके, तो पूरा फॉर्मूला बना के देना मुझे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्मूला तो बना के दो। तो -1/2 में है, और ये भी, तो इसका मतलब रूट हो गया, और नीचे की तरफ जाएगा तो रूट gm नीचे हो गया, ऊपर 3/2, 3/2 मतलब 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 r³ का रूट, तो इसका मतलब आंसर कैसा दिखेगा। छोड़ रहे हैं, अब थोड़ा माफी मांगना पड़ेगा अपनी फैकल्टी से, आप पढ़ाने वाला है सर। देखो, अरे कहां चलेगा यार, ये तो बहुत ऊपर है, यहाँ पढ़ा। देखो तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जिसको नहीं आता है, x की पावर -1/2 का मतलब हो गया कि 1/x की पावर 1/2, और 1/2 क्या होता है रूट।
ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए क्या। अब देखो 1 अपॉन या m की पावर 1/-1/2, तो नीचे आएगा तो रूट है यहां पर, तो जिसको नहीं आता ये भी सिखा दे। अगर दो नंबर अलग अलग हैं, दोनों रूट में मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और सीख लो, अगर ऊपर रूट ए है नीचे रूट बी है, ये सब 9वीं कक्षा में पढ़ा था, तो ए बटे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये r की पावर कितनी थी 3/2, तो इसको लिख सकते हैं r क्यूब की पावर 1/, नीचे आ जाएगा अंडर रूट gm, और ऊपर क्या आ जाएगा r क्यूब का रूट। अब ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, क्या आ गया t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r क्यूब अपॉन, यही एक्चुअल फॉर्मूला भी, बस कांस्टेंट क्या है वो आपको जब पढ़ाऊंगा क्या हो सकता है वहां से 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी पार्ट 1 ग्रेविटेशन, उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में है ये दिया हुआ d इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये, ठीक है। तो नोट करो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।